अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 की बैठक को बीच में छोड़कर वापस लौट गए हैं। ट्रंप ने सफाई दी है कि वो ईरान और इजराइल की लड़ाई की वजह से नहीं लौट रहे हैं। उन्होंने ईरानी लोगों को तेहरान खाली करने के लिए कह दिया है और ट्रंप की आखिरी कोशिश मानी जा रही है कि ईरान को परमाणु समझौते के लिए तैयार किया जाए। इसके लिए अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस और ईरानी विदेश मंत्री के बीच बहुत जल्द मुलाकात भी हो सकती है। वहीं अमेरिका के और ज्यादा युद्धपोत भी खाड़ी की ओर बढ़ रहे हैं, यानी तैयारी बातचीत को लेकर भी है और डराने धमकाने को लेकर भी हो रही है। माना यह जा रहा है कि ईरान पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन इजराइल का एकमात्र टारगेट है ईरान के एक एक परमाणु ठिकाने को चुन चुनकर नष्ट करना और ऐसा बंदोबस्त करना कि ईरान फिर भविष्य में कभी भी न्यूक्लियर बम या यूरेनियम के बारे में कुछ सोच ही ना पाए। इसके लिए इजराइल कई दिनों से ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम और मिसाइलें गिरा रहा है, लेकिन इससे कोई खासा नुकसान अभी तक नहीं पहुंचा है। ईरान अभी तक झुका नहीं है। इजराइल के सामने सबसे बड़ी मुश्किल ईरान का फोर्डो परमाणु सुविधा केंद्र है, जिसे तबाह करने के लिए बंकर बस्टर की जरूरत है। ऐसे बम की जरूरत है जो बंकर के अंदर दबे हुए ईरान के बमों के खजाने को, यूरेनियम के खजाने को नष्ट कर दें। यह केंद्र ईरान ने पहाड़ के कई फीट नीचे बनाया हुआ है ताकि किसी हमले से उसे बचाया जा सके। इसको नष्ट करने के लिए क्षमता, जो कैपेबिलिटी है, वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास है, जो अपने परमाणु बॉम्बर की मदद से बंकर बस्टर बम गिरा सकता है। और ईरान इसी का फायदा उठाते हुए चाहता है कि इस लड़ाई से अमेरिका दूर रहे, क्योंकि अमेरिका साथ आ जाएगा तो फिर ईरान को नुकसान पहुंच जाएगा। ईरान के फोर्डो यूरेनियम संवर्धन संयंत्र को नष्ट करने के लिए इजराइल को 30,000 पाउंड यानी 14,000 किलोग्राम के GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर की जरूरत होगी। इजराइल के पास इस स्तर के बम वर्षक विमान नहीं है जिसमें इतनी भारी मात्रा में इतने वजनी बॉम्ब्स को कैरी किया जा सके। तो क्या अमेरिका इजराइल को अपना B-52 बॉम्बर देगा, या खुद ही ईरान के खिलाफ मैदान में कूद पड़ेगा, या फिर इजराइल अमेरिका की हेल्प ना मिलने पर ईरान के परमाणु ठिकाने पर एटम बॉम्ब से हमला कर देगा? आइए चर्चा करते हैं पावर प्ले में। आज इसी पर सहयोगी शैलेश कुमार शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश जी, एक है जो झुकने को तैयार नहीं है और एक ने जिद पकड़ लिया कि झुका कर ही रहूंगा। क्या ईरान और इजराइल युद्ध अपने आखिरी पड़ाव पर बढ़ रहा है? आखिरी पड़ाव परमाणु युद्ध हो सकता है? कहना बहुत आसान है, लेकिन स्थिति ऐसी ही बनती जा रही है क्या? देखिए, ईरान और इजराइल की लड़ाई में अगले 48 घंटे बहुत ही अहम होने जा रहे हैं। अभी ट्रंप ने एक बयान में कहा है कि अगले 48 घंटे में हम जो है इसमें काफी बड़ा डेवलपमेंट देख सकते हैं। तो इसमें दो तरीके की बातें हो रही हैं। एक तो जो अभी आपने बताया कि ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत होने जा रही है। अमेरिका के स्पेशल इन्वॉय जो हैं विटकॉफ, वो या फिर JD वेंस, इन दोनों में से किसी की ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत होनी है और इसीलिए वो कनाडा से G7 की बैठक को छोड़ के आए। हालांकि ट्रंप कह रहे हैं वो इसकी वजह से नहीं आए हैं, लेकिन जो विश्लेषक कह रहे हैं कि वो ईरान के युद्ध के हालात, बिगड़ते हुए जो हालात हैं, उनको मैनेज किया जा सके और किसी तरीके से जो एक ट्रंप की माचो छवि है, खुद को एक डील ब्रेकर के रूप में वो दिखाते हैं, वो दिखाना चाहते हैं। इसीलिए वो इस समय जो है ईरान पे दबाव बढ़ाने जा रहे हैं। ईरान पे दबाव बढ़ाने के लिए उन्होंने न सिर्फ डिप्लोमेटिक बल्कि हथियारों की तरफ से भी उन्होंने और अपने सेना की तरफ से भी दबाव काफी बढ़ाया है। अमेरिका के परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से ही खाड़ी देशों में मौजूद थे, लेकिन एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को उन्होंने साउथ चाइना सी से इधर भेजा है, जो अभी हिंद महासागर में पहुंच चुका है और भारत के नीचे से होते हुए ईरान की तरफ बढ़ रहा है। तो ये जो पूरा इलाका है, इसी में डियागो गार्सिया भी आता है, जहां पे अमेरिका ने अपने स्टील्थ बॉम्बर्स को तैनात कर रखे हैं। जिस बॉम्बर्स की आप बात कर रहे हैं, ये अगर कभी ईरान पे हमला करने के लिए उड़ते भी हैं तो वो डियागो गार्सिया होगा। और ये पूरा इलाका जो है इस समय यूएस नेवी ने काफी हद तक अपने युद्धपोतों से पाट रखा है। तो जो ये हालात बन रहे हैं उसमें ये नजर आ रहा है कि अमेरिका जो है एक तरफ शांति की बात अपने हाथ में रखा हुआ है, दूसरे हाथ में उसके काम रखे हुए हैं। तो अब ईरान के पाले में वो गेंद है कि वो क्या चाहता है। ईरान के सामने अभी जो उसका पूरा अंतिम लक्ष्य है, उसका कहना है कि वो परमाणु बम नहीं बनाएगा, लेकिन जो खुलासा हुआ है कि वो 9 से 10 परमाणु बम बना सकता है। उसने इतना यूरेनियम को समृद्ध कर लिया है कि करीब 60 से 70% के आसपास उसने कर लिया है
और 100% अगर करता है तो ये परमाणु बम बनाने के बराबर हो जाएंगे। तो ईरान की एक दबी छुपी इच्छा है कि वो परमाणु बम बनाए, ताकि नॉर्थ कोरिया की तरह वो भी एक ऐसा राष्ट्र बन जाए जिसपे अमेरिका हमला करने से या इजराइल हमला करने से 2 बार सोचे। ईरान को ये डर सता रहा है कि जो उसकी खामेनेई सरकार है उसको नेतन्याहू गिरा सकते हैं, उनके नेता खामेनेई को मार सकते हैं। लगातार नेतन्याहू धमकी दे रहे हैं कि खामेनेई का अंत निकट है। तो ईरान अपने अस्तित्व के लिए लड़ने की कोशिश कर रहा है, साथ ही साथ इजराइल जो है वो भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ने की कोशिश कर रहा है। उसको ये लगता है कि अगर ईरान के पास परमाणु बम आता है तो अभी जो वो हिजबुल्ला और हमास से निपट रहा है, हूतियों से निपट रहा है, ये उसके खिलाफ एक सबसे बड़ा खतरा होगा परमाणु बम। तो दोनों तरफ से जो है वो दावे हैं कि हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में परमाणु युद्ध का भी खतरा बना हुआ है। तो बिल्कुल, क्या इजराइल जो उसकी मंशा है, जो उसका प्राइम टारगेट है कि न सिर्फ ईरान के परमाणु बम बनाने की क्षमता को खत्म किया जाए, बल्कि ईरान जो कह रहा है कि वो यूरेनियम का संवर्धन अपने देश के बेसिक कामकाज के लिए, बिजली बनाने के लिए और जरूरतों के लिए वो करना चाह रहा है, वो उसको भी पूरी तरह से फुल स्टॉप लगाने की कोशिश में। और इस मकसद को पूरा करने के लिए क्या ट्रंप और अमेरिका की मदद के बगैर वो इसको अचीव कर सकते हैं? क्योंकि B-52 का हमने जिक्र किया, जहां पर ये पूरा जखीरा यूरेनियम का रखा हुआ है, वो पहाड़ियों के नीचे बहुत गहरी सुरंग में है, जहां पर B-52 बम वर्षक विमान के अलावा दुनिया का और कोई भी हवाई जहाज हमला करके नष्ट नहीं कर सकता। वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास है। क्या अमेरिका से B-52 की डिमांड की है? और उस डिमांड को अगर की गई है तो अमेरिका का क्या कहना है? अमेरिका सीधे तौर पर आ सकता है? और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या इजराइल के पास परमाणु बम का ऑप्शन वो उसको अपने ओपन कर देगा? देखिए, अभी इजराइल की कोशिश है कि वो किसी तरीके से अमेरिका को इस युद्ध में घसीटे। उसके पीछे की वजह यह है कि इजराइल अपने जो उसकी मतलब जिस मिशन को लेकर के वो ईरान में घुसा था, वो उसको पूरी तरह से वो अभी तक अमली जामा नहीं पहना पाया है। उसके पीछे वजह यह है कि ईरान और इजराइल के बीच में काफी दूरी है और अभी जो भी हमले किए जा रहे हैं वो फाइटर जेट्स के जरिए किए जा रहे हैं। उसमें एक सीमित ही नुकसान ईरान के इन भूमिगत परमाणु सुरंगों या वहां सुविधा केंद्रों को पहुंचा पा रहा है। जिस परमाणु केंद्र की बात कर रहे हैं उसका नाम फोर्डो है और यहाँ पे एक पहाड़ी है, उसके करीब 90 मीटर नीचे जो है इस पूरे परमाणु संयंत्र को बनाया गया है और उसी में बताया जाता है कि सबसे इनरिच जो यूरेनियम है उसको ईरान ने रखा हुआ है। अब इजराइल के पास विकल्प यह है कि वो इसमें अमेरिका को घसीटे, ताकि अमेरिका अपने B-52 बॉम्बर्स के जरिए GPU-57 जो बंकर बस्टर बम है उनका इस्तेमाल करके इस परमाणु ऐसी क्या खासियत होती है B-52 बम वर्षक विमानों में जो वाहिद अमेरिका के अलावा किसी के पास नहीं है? देखिए, ये जो बॉम्बर्स हैं ये करीब 32,000 किलो तक के जो हथियार हैं उनको ले जा सकते हैं। अच्छा। और ये जो GPU-57 है ये काफी बड़ा बम है जिससे किसी पहाड़ को भी उड़ाया जा सकता है। अच्छा। तो ये क्षमता सिर्फ अमेरिका के पास है और इस B-52 बॉम्बर्स में 2 ऐसे GPU-57 बम ले जाने की सुविधा है। तो इजराइल की कोशिश ये है कि इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाए और अगर अमेरिका आ जाता है इस लड़ाई में तो ये जो बातचीत की बात कर रहे हैं ट्रंप, ये खत्म हो जाएगी और जो नेतन्याहू का प्लान है कि किसी तरीके की बातचीत न हो, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से बंद किया जाए, ये नेतन्याहू का प्लान है। अभी ट्रंप ने एक बयान दिया है, उन्होंने ये कहा है कि हम चाहते हैं कि इस विवाद में कोई सीज फायर न हो, इसका पूरी तरह से अंत हो विवाद का। अब अंत कैसे होगा? ईरान अपने इनरिच किए हुए यूरेनियम को, जैसे अगर वो 40% की सीमा से ऊपर ले जाता है तो जो इनरिच यूरेनियम है उसको रशिया कह रहा है कि हम लेने के लिए तैयार हैं। ईरान इसको लिए तैयार नहीं उसको दिया जा सके। तो ट्रंप का कहना यह है कि अगर आप परमाणु सुविधा केंद्र को चलाना चाहते हो, बिजली बनाना चाहते हो, ठीक है, लेकिन जो आप यूरेनियम इनरिच करोगे वो आपको किसी तीसरे देश को देना पड़ेगा। इसके लिए ईरान तैयार नहीं हो रहा है। उधर इजराइल को ये लग रहा है कि ये अच्छा मौका है, अगर हम इसको अमेरिका को साथ ला लेते हैं तो जो अभी ईरान रूपी ऑक्टोपस है अब उसके फन को कुचला जा सके। वो बार बार कह रहा है, नेतन्याहू कह रहे हैं कि अब सांप के सिर को कुचलने की बारी है। उसके पीछे ये वजह है, हमास, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोही, इन तीनों को ईरान ने पाल रखा था। वो लगातार इजराइल के नाक में दम किए हुए थे।
अब इजराइल चाहता है कि इसी परमाणु सुविधा केंद्र के बहाने ईरान की सैन्य ताकत को कुचल दिया जाए और उसको इतना कमजोर कर दिया जाए या फिर उसकी रिजीम को चेंज कर दिया जाए कि भविष्य में इजराइल के अस्तित्व पे जो ये खतरा है ईरान का, उसको हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। तो उनको ये वंस इन ए लाइफ टाइम मौका दिख रहा है। कहा जाता है कि 1970 के बाद ये पहली बार ऐसा इजराइल को लग रहा है कि वो ईरान के खतरे को निपटा सकता है। ट्रम्प के पास विकल्प की, तो ट्रम्प के पास इस पूरे उसमें इजराइल के पास और ट्रम्प के पास क्या विकल्प है? एक तो यह है कि अमेरिका इस जंग में कूदे और वो जाकर के ईरान के खिलाफ हमला करे, लेकिन इसमें खतरा यह है कि अमेरिका के एयरबेस जो है बहरीन, कुवैत, सऊदी और कतर, इन सब जगहों पे मौजूद हैं। ईरान की रीत में ऐसा है कि अगर अमेरिका ने इस मामले में हस्तक्षेप किया तो वो इन बेसिस को तबाह कर देगा। ईरान ने अभी अपनी मिसाइल ताकत से ये दिखा दिया है कि उसके चाहे अमेरिका का थार्ड हो, चाहे वो इजराइल का एरो 3 हो, उसकी मिसाइलों को पूरी तरह से नहीं रोक सकते हैं। खुद इजराइल मान रहा है कि उसने 80 से 90% ही मिसाइलों को रोकने में सफलता हासिल की है। अब अगर ईरान हमला करता है तो इसमें बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक मारे जाएंगे, जो अमेरिका में ट्रंप की लोकप्रियता के लिए संकट बन जाएंगे। तो पहला विकल्प जो है वो अमेरिका के लिए खतरनाक है। दूसरा विकल्प ये है कि ईरान जो है और अमेरिका ये दोनों आपस में बातचीत करें और एक मिडिल ग्राउंड निकाला जाए, ताकि ईरान जो है वो परमाणु बिजली पैदा भी कर सके और जो इजराइल का अमेरिका का खतरा है परमाणु बम का, वो भी खत्म हो जाए। उसी के लिए अमेरिका बातचीत करने पर जोर दे रहा है और एक आखिरी कोशिश जो है वो ट्रंप कर रहे हैं। साथ ही साथ वो ईरान को ऊपर इतना ज्यादा दबाव डाल दे रहे हैं कि वो इस आखिरी कोशिश में ताकि मान भी ले, इसीलिए सेना को लगाया जा रहा है और एक तरीके से धमकाने की भी कोशिश की जा रही है। तीसरा खतरा यह है कि अगर ट्रंप इस मामले में पूरा जाते हैं तो जो उनकी अमेरिका फर्स्ट की नीति है वो खतरे में पड़ जाएगी। अमेरिका लगातार दुनिया के युद्धों से अपने आप को अलग कर रहा है। यूक्रेन युद्ध में उन्होंने कहा कि हम इससे हट रहे हैं, हथियार नहीं देंगे, हालांकि बाद में उन्होंने देना शुरू किया, लेकिन फिर भी वो युद्ध से दूरी बना रहे हैं और अमेरिका फर्स्ट की नीति पे चल रहे हैं। अगर अमेरिका यहाँ इन्वॉल्व होता है तो उनके जो घरेलू समर्थक हैं, जिनको मागा बोला जाता है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मूवमेंट के जो समर्थक हैं, वो इससे नाराज हो सकते हैं। अभी अमेरिका में इजराइल के खिलाफ विरोध शुरू हो गया है और वो कहा जा रहा है कि नेतन्याहू जो है वो वॉर हंग्री हैं और ये युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं और अमेरिका का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक तरीके से इजराइल का भी विरोध काफी अमेरिका में शुरू हो चुका है। इस पर थोड़ा मैं जानना चाहूंगा कि इजराइल घोषित तौर पर तो परमाणु संपन्न राष्ट्र नहीं है, लेकिन ये सभी जानते हैं कि उसके पास मैं आपके एक पॉइंट आपने मुझसे पूछा था कि इजराइल क्या करेगा। इजराइल के पास अब दो विकल्प हैं। अगर अमेरिका साथ नहीं आता है तो उसके पास एक है कि कमांडो कार्रवाई करे, दूसरा विकल्प है कि वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करे, जो उस पहाड़ी पे इस्तेमाल किए जाएं ताकि वहां पे एक तबाही मचे और वो उनका पूरा प्लांट जो है। इसके लिए B-52 चाहिए होगा आपको? नहीं, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के लिए इजराइल अपनी ही सेना से जो है वो मिसाइलों से हमला कर सकता है और कमांडो कार्रवाई भी इजराइल अंजाम दे सकता है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि करीब 10,000 सैनिकों को इजराइल ने तैयार रखा है। अगर कभी जरूरत पड़ती है तो उनको एयरलिफ्ट करके या किसी और तरीके से ईरान की सीमा में ले जाया जा सकता है। तो नेतन्याहू का प्लान यह है कि इस युद्ध को लंबा खींचा जाए और ईरान के खतरे को हमेशा के लिए निपटा दिया। ईरान कितने दिन तक झेल सकता है? ईरान में अभी इतनी ताकत है कि वो काफी लंबे समय तक झेल सकता है, क्योंकि जो इजराइल ने हमले किए हैं उनके कुछ सैनिकों को ही मारा है, बाकी उनकी सेना अभी पूरी तरह से इंटैक्ट है। अगर कमांडो कार्रवाई होती है तो ये इजराइल के लिए बहुत आत्मघाती भी होगा, उसके सैनिक काफी ज्यादा संख्या में मारे भी जा सकते हैं। इजराइल को बस ये उम्मीद है कि जो ईरान में विरोधी हैं खामेनेई सरकार के, वो उसकी मदद कर सकते हैं और ये मदद उसको मिलती भी रही है। ट्रम्प की अगर बात करें तो वो तो अपने हाथ में दोनों ही हाथों में लड्डू लेकर चल रहे हैं। एक तरफ वो शांति समझौते की परमाणु संधि की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो रह रहकर ये तक आज उन्होंने कह दिया कि तेहरान को खाली कर दीजिए और वो कभी भी खुलकर इजराइल के सामने आ सकते हैं। और ये भी धमकी उनकी तरफ से दी गई है कि अगर अमेरिका को जरा भी नुकसान पहुंचाए तो फिर ईरान नहीं बचेगा। तो ट्रम्प की एक तरह से देखा जाए तो विन विन सिचुएशन के लिए पूरी अपनी फील्डिंग वहां पर सजा रहे हैं। ट्रम्प
क्या इस पूरे युद्ध को और ज्यादा खिंचते हुए देखना चाहते हैं, या फिर इसको जल्द से जल्द वो चाहेंगे कि पटाक्षेप हो जाए, समाप्त हो जाए? नहीं, ट्रंप इस युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहते हैं। आज भी उन्होंने जो बयान दिया है, वो उन्होंने कहा है कि हम कोई सीज फायर नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि इस पूरे विवाद का जल्द से जल्द समाधान हो। इसीलिए उन्होंने 48 घंटे का टाइम दिया है, और इस 48 घंटे में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत होनी है। वो इजराइल को अभी साइड करके चल रहे हैं। उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से इस परमाणु डील को किया जाए, और जो नेतन्याहू का ट्रैप है वो उस चीज को भी समझ रहे हैं कि वो तो अगर इन 48 घंटे का अगर आपने टाइम लिया है, पहले आपने 60 दिन कहा था कि 60 दिन का समय देते हैं, 61वें दिन देखिए आपके ऊपर हमला हो गया, आपने बात नहीं मानी, तो इन 48 घंटों में यानी 2 दिनों में क्या किसी तरह का भी युद्ध विराम, कोई फुल स्टॉप के लिए वो इजराइल और ईरान को नहीं कह सकते हैं क्या? देखिए, अभी जो उसने ट्रंप ने बयान दिया, उसमें उन्होंने कहा है कि दोनों तरफ से हमले लगातार जारी हैं और ये अभी होते रहेंगे। और इन्होंने ये भी कहा है कि इजराइल से होने वाले हमले अभी और तेज होंगे। तो इसका मतलब है कि वो एक तरीके से ईरान को धमका रहे हैं कि अब तुम आ जाओ। उधर ईरान ने क्या किया है कि खाड़ी के कई मुस्लिम देशों के साथ संपर्क किया है, और उसने ये कहा है कि हम चाहते हैं कि सीज फायर हो, बातचीत हो, लेकिन उसकी शर्त यह है कि इस पूरी लड़ाई में अमेरिका जो है वो शामिल न हो और हमसे बातचीत करे, हमारे परमाणु बिजली बनाने के जो अधिकार हैं उनको सपोर्ट किया जाए। इस तरीके की बातें ईरान कर रहा है, लेकिन जो मंशा है उसकी वो है कि वो परमाणु बम बनाए। ईरान के अयातुल्ला खामेनी कहते हैं कि हमारी नीति नहीं है हम परमाणु बम बनाए, लेकिन अच्छा, अगर ईरान परमाणु बम, एक मैं इसमें और पॉइंट जोड़ना चाहता हूँ, ईरान अगर परमाणु बम बना लेता है तो पूरे मिडिल ईस्ट में परमाणु बम बनाने की एक होड़ सी शुरू हो सकती है। सऊदी प्रेस ने जो है साफ कह दिया है कि अगर ईरान के पास परमाणु बम आता है तो सऊदी अरब को इसे हासिल करने में कुछ दिन से ज्यादा नहीं लगेगा। उसकी वजह यह है कि जो पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम है उसकी पूरी फंडिंग सऊदी अरब ने कर रखी है, और ये कहा जाता है कि कुछ परमाणु बम सऊदी अरब के लिए उसने बना रखे हैं। अगर ईरान बनाता है और इसका ऐलान करता है कि मैंने परमाणु बम बना लिया है, परीक्षण किया है, तो कुछ ही दिन के भीतर ये परमाणु बम सऊदी को भी मिल जाएंगे, और एक तरीके से जो सियासत राइवलरी है दोनों की वो आगे भी चलती रहेगी। अगर सऊदी पाता है तो आगे चल के हो सकता है कतर और तुर्की, ये दोनों जो है परमाणु बम बनाने की तरफ बढ़ सकते हैं। बिल्कुल शैलेश जी, एक मैं लास्ट सवाल आपसे जानना चाहूंगा, अभी तक जो कुछ भी हुआ है ईरान और इजराइल के बीच में, खुलकर मुस्लिम देश, शिया देश ईरान के साथ आते हुए दिखाई नहीं दिए हैं। पाकिस्तान ने कैसे पलटी मारी है वो हमने देखा है। चीन और रूस का भी एक तरह से कहें कि खुला समर्थन, या नॉर्थ कोरिया की तरफ से भी कुछ इस तरह की बातें ईरान को लेकर नहीं आई हैं। क्या ये टैक्टिक्स का हिस्सा है या वाकई वो दूर ही रहना चाहते हैं? देखिए, अभी कोई भी इस लड़ाई में शामिल नहीं होना चाह रहा है क्योंकि इसमें अमेरिका इन्वॉल्व है, लेकिन इसमें जो सऊदी अरब का बयान आया है उसने कहा है कि भाई, ईरान के लिए उसने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, भाई। इसके बावजूद ये उसने सार्वजनिक बयान दिया है, लेकिन जो विश्लेषकों का कहना है और खुद एमबीएस का बयान है, उन्होंने एक इंटरव्यू में आज 2 साल पहले कहा था कि अगर ईरान ने परमाणु बम हासिल किया तो हम भी इसको बनाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जो सऊदी अरब कहेगा वही सुन्नी देश कहते हैं ज्यादातर। तो पाकिस्तान भी पीछे इसलिए हट रहा है क्योंकि सऊदी जो है वो पीछे से खुल के उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है जितना उसको करना चाहिए। तो ये देश चाहते हैं कि ईरान परमाणु बम न बनाए, परमाणु कार्यक्रम चला सकता है, बिजली बना सकता है, लेकिन परमाणु बम न बनाए। अगर परमाणु बम बनाता है तो उनके पूरे अपने अस्तित्व के लिए भी खतरा हो सकता है, इसीलिए ये देश बच रहे हैं। और इराक की तरफ से, इराक में जो है कुछ जो सिया हैं वो अभी लगातार यूएस एम्बेसी पे हमले कर रहे हैं, ड्रोन हमले किए हैं। अभी कल या परसों दोनों दिन में आई है खबर की सिया गुटों ने अमेरिकी एम्बेसी पे ड्रोन से हमला किया था, जिसे अमेरिकी सेना ने मार गिराया है। वो भी ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका इसमें इन्वॉल्व होता है डायरेक्ट, तो हम ईरान के अमेरिका के इस दूतावास को तबाह कर देंगे। तो दोनों तरफ से जो है ये है, शिया गुटों की तरफ से इनको सपोर्ट है, लेकिन जब से लेबनान कमजोर हुआ है वहां पे हिजबुल्लाह की ताकत कमजोर हो गई है। सीरिया में जो है वो अल शाया की सरकार आई है और वहां से बशर अल असद जो सिया सपोर्टर थे वो हट गए हैं। उसके बाद से ईरान की ताकत काफी कमजोर हो गई। अब केवल ले देकर के उनके पास हूती हैं, लेकिन हूतियों को भी इजराइल और अमेरिका ने काफी कमजोर कर दिया है। इसीलिए ईरान की स्थिति इस समय जो है काफी कमजोर है, और वो खड़ी देशों के माध्यम, जैसे बहरीन के माध्यम से वो अमेरिका को संदेश दे रहा है कि हम सीज़फायर चाहते हैं, हम बातचीत चाहते हैं।
जी शैलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका करना चाहेंगे। और जैसे शुरुआत में ही आपने कहा कि आने वाले 48 घंटे यानी 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कहीं से भी अभी फिलहाल ईरान और इजराइल में इन 2 दिनों में सीज फायर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दोनों ही एक दूसरे पर हमला करेंगे, बयानों में भी कोई कमी नहीं आ रही है। और दूसरी तरफ अमेरिका की कोशिश कि बातचीत के जरिए इसका हल निकाल लिया जाए, कितनी सफल होती है, नजर हम सब की इसी पर रहेगी। शैलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के पावर प्ले में आप लोग जुड़े हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर किस तरह की चर्चा आप देखना चाहते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, हमारी कमी, हमारी और जो भी बेहतर चीज आपको लगी है उसको कमेंट करके आप बताएंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।